सुनो जी, हम शानदार तरीके से अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। तुमने सबको इनवाइट तो कर दिया है ना? मैंने तो अपने मायके में सबको फ़ोन करके बता दिया है। वो सब लोग कल ही आ जाएंगे और बाकी के तुम भी अपने ऑफिस में सबको बोल देना। बड़े धूमधाम से हम अपनी शादी की 7वीं सालगिरह मनाएंगे। सुमन ने खुशी से चहकते हुए अपने पति सुनील से कहा। तो सुनील बोला, हाँ हाँ सुमन, मैंने ऑफिस में सबको बोल दिया है, बस अब अच्छे से तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने 4-5 दिन के ऑफिस से छुट्टी ली है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर सुनील फिर से बोला, सुमन, इस पार्टी में आने के लिए क्या मैं अपनी माँ और बहन को भी फ़ोन कर दूँ? इतना सुनते ही सुमन ने भड़कते हुए कहा, उन दोनों भिखारियों को हमारी पार्टी में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा नहीं था क्या, जब पिछली बार हमारे पास आई थी तो किसी से मिलवाने में भी शर्म आती थी। उन लोगों को मुझसे दूर ही रखो। पर सुमन, वो मेरी माँ और बहन हैं, एक बार फ़ोन कर लेता तो ठीक रहता। अगर किसी और से उन्हें पता चलेगा कि हमने अपनी एनिवर्सरी की इतनी शानदार पार्टी रखी है और उनको नहीं बुलाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने उनका रहन सहन देखा है सुनील, ना तो उन्हें ढंग से बात करनी आती है और ना ही ढंग से कपड़े पहनने आते हैं। अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन को बुलाना है तो फिर मैं अपने मायके से सभी लोगों को आने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी माँ और बहन को अपने मायके वालों से मिलवाने में बहुत शर्म आती है। देखा नहीं, मेरे घर में सभी जॉब करते हैं, सभी हाई स्टैंडर्ड के हैं, और फिर तुम्हारे ऑफिस से भी सभी लोग आएंगे। उनको भी तुम अपनी माँ से क्या कहकर मिलवाओगे? अच्छा ठीक है, मैं माँ और रेखा को फ़ोन नहीं करूँगा, लेकिन हमारे पड़ोस में ही मामा जी रहते हैं, उन्हें तो हमें बुलाना ही पड़ेगा, सुनील ने कहा। तो सुमन झट से बोल पड़ी, हाँ तो मामा जी को बुलाने में क्या बुराई है? देखा नहीं मामा जी का शहर में कितना बड़ा बिजनेस है। अगर हम उनको अपनी शादी की सालगिरह में बुलाएंगे तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। और उनको बुलाने के लिए तुम खुद जाना, फ़ोन मत करना। लेकिन सुमन, अगर मामा को बुलाएंगे तो माँ को हमारी पार्टी के बारे में पता चल ही जाएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओहो सुनील, फिर से वही बात, मैंने बोल दिया ना कि मुझे तुम्हारी माँ और बहन को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना। अब इस बारे में और कोई फालतू की बात करके मेरा मूड खराब मत करना। वैसे भी हमें अपनी पार्टी की बहुत सारी तैयारी करनी है। जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग करने चलना है, बोलकर सुमन खुद भी नहाने के लिए चली गई। 2 दिन बाद शादी की सालगिरह थी। घर में तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू आ रही थी। सारे रिश्तेदार घर पर आए हुए थे। तभी सुनील के मामा जी इधर उधर नजरें दौड़ाकर अपनी बहन को खोजते हुए बोले, अरे सुनील, जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही और रेखा भी कहीं नज़र नहीं आ रही। वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं क्या? तुमने फ़ोन तो कर दिया था ना उनके पास? मामा की बात सुनकर सुनील थोड़ा शक पका गया, और कहीं बात ना बिगड़ जाए और मामा जी नाराज़ ना हो जाएं, इसीलिए सुमन बीच में आकर बोली, हाँ मामा जी, हमने फ़ोन कर दिया था। अब माँ जी की मर्जी है, वो आना चाहती है या नहीं। ये सुनते ही मामा जी ने उनको ठीक है बोलकर और साइड में जाकर अपनी बड़ी बहन ममता जी को फ़ोन किया और बोले, जीजी तुम अभी तक नहीं आई, तुम्हारे बेटे के घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था। ये सुनकर अचंभित होते हुए ममता जी बोली, राम सिंह, तू कौन से फंक्शन की बात कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जीजी, लगता है तुम भूल गई हो। सुनील ने तो मुझसे कहा था कि उसने तुम लोगों को फ़ोन किया था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। राम सिंह, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि सुनील ने मुझे फ़ोन कब किया था। हो सकता है रेखा से बात हुई हो, लेकिन वो तो अभी कॉलेज गई हुई है, बस आती ही होगी। हाँ जीजी, रेखा से बात हुई होगी और वो आपको बताना भूल गई होगी। अब ऐसा करो, रेखा के आते ही
जल्दी से तैयार होकर आ जाना, ज़्यादा दूर नहीं है, चलने के बाद 1 घंटे में पहुंच जाओगी। पार्टी शाम को है। मैं तो जल्दी इसीलिए आया था कि तुम लोगों से मिल लूँगा, वरना शाम को तो सब लोग पार्टी में बिजी हो जाएंगे। ठीक है जीजी, देर मत लगाना, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, कहकर राम सिंह जी ने फ़ोन काट दिया। उधर फ़ोन काटते ही ममता जी की बेटी रेखा भी कॉलेज से आ गई। ममता जी उसे सारी बात बताते हुए बोली, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तेरे भाई के घर चलना है। पर माँ, हमारे पास तो भैया भाभी में से किसी का भी फ़ोन नहीं आया। अरे घर के कामों में व्यस्त होंगे, जिस वजह से फ़ोन करना भूल गए होंगे। और फिर बहू बेटे हमारे कौन से पराए हैं जो हमें अलग से लेने आएंगे। अगर वो भूल भी गए तो क्या हुआ, चलो हम खुद से चलते हैं। ममता जी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बहू ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया है। उन्हें तो यही लग रहा था कि बेटे बहू कामकाज के चक्कर में भूल गए होंगे। पर रेखा का उतना मन नहीं था, लेकिन माँ को अकेले भी नहीं भेज सकती थी, इसीलिए रेखा माँ को लेकर शहर आ गई। शाम के समय धूमधाम से पार्टी की तैयारी चल रही थी। दरवाजे पर माँ और बहन को देखकर सुमन गुस्से से तमतमा उठी और सुनील का हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर गई और बोली, मैंने तुम्हें माँ को फ़ोन करने के लिए मना किया था ना, फिर भी तुमने फ़ोन कर ही दिया। नहीं सुमन, मैंने तो माँ को फ़ोन नहीं किया। तभी राम सिंह मामा जी बहन को देखकर खुशी से बोले, अरे जीजी, अगर मैं आपको फ़ोन नहीं करता तो आप तो अपने बेटे बहू की पार्टी को भूल ही गई थी। अच्छा हुआ मैंने फ़ोन करके आपको याद दिला दिया, ताकि आप समय पर पहुंच गई। ओहो, तो इन्हें मामा जी ने फ़ोन करके बुलाया है। अब तो हम इन लोगों को वापस जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। पूरी पार्टी में तुम्हारी माँ और बहन को मुझे झेलना पड़ेगा। ममता जी ने बहू को देख लिया था, लेकिन बहू सबके सामने अपनी सास को अनदेखा करके कमरे में चली गई। ना तो वो उनके पास आई और ना ही उनका हालचाल पूछा। तभी सुनील माँ के पास आया और बोला, अच्छा हुआ माँ जो आप आ गई। घर में इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर रेखा बोली, भैया फंक्शन तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने हमें पहले से कोई खबर नहीं दी। अगर आप पहले से खबर देते तो हम कल ही आ जाते। सुनील रेखा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर चला गया। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। सुनील और सुमन दोनों ने मिलकर केक काटा। सुमन के भैया भाभी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सोने की चैन बनवाकर लाए थे। चैन को देखते ही सुमन बहुत खुश हो गई। सूट बूट पहने सुमन के माता पिता भी अपनी बेटी दामाद का टीका करने लगे और दोनों को एक एक सोने की अंगूठी गिफ्ट में दे दी। तो सुमन खुश होकर अपनी माँ के गले लग गई। सबसे लास्ट में ममता जी की बारी आई। सभी इतने बड़े बड़े गिफ्ट देखकर ममता जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने छोटे से पर्स से एक चांदी की अंगूठी निकालकर बहू को दे दे। तभी ममता जी के भाई कहने लगे, अरे जीजी, तुम भी बहू का टीका कर दो और जाकर उसको अपना आशीर्वाद दो। हाँ हाँ राम सिंह, जाती हूँ। इतना कहकर ममता जी बेटी बहू को आशीर्वाद देने चली गई और अपने छोटे से पर्स से एक चांदी की अंगूठी निकालकर शर्म के मारे चुपचाप बहू के हाथ में थमा दी। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने हाथ में चांदी की अंगूठी देखी तो वो सबके सामने टेबल पर फेंक दी और आंखें तरेरते हुए सुनील से बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी फटीचर माँ को इस पार्टी में मत बुलाना। एक तो कैसे कपड़े पहनकर आई हैं, ऊपर से गिफ्ट में भी क्या लेकर आई हैं, चांदी की अंगूठी। मुझे सब लोगों ने कितने महंगे महंगे तोहफे दिए हैं, तुम्हारी माँ को शर्म भी नहीं आई मुझे चांदी की अंगूठी देते हुए। क्यों माँ जी, अगर देने के लिए कुछ भी नहीं था तो आई ही क्यों, गांव में ही पड़ी रहती। हमारी इतनी बड़ी पार्टी खराब करने की क्या ज़रूरत थी। बहू की बात सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू भर आए। बड़ी हिम्मत करके हकलाते हुए बोली, बहू हमें तो अचानक से
राम सिंह ने बुला लिया। पहले से पता होता तो कुछ और खरीद लेती। अब घर में चांदी की अंगूठी ही रखी थी, इसीलिए सोचा कि खाली हाथ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी बहू के लिए कुछ लेकर जाऊं। सुमन के गुस्से के आगे सुनील भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन रेखा से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। वो चांदी की अंगूठी को उठाते हुए बोली, भाभी, माँ ने बड़े ही प्यार से आपको ये अंगूठी दी थी, लेकिन आपने बड़े अपमान के साथ इसको फेंक दिया। आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकती तो कम से कम सबके सामने अपमान तो मत करिए। रेखा की बात सुनकर सुमन गुस्से से भड़कते हुए बोली, देख रहे हो अपनी बहन को सबके सामने कैसे मेरा अपमान कर रही हैं। इन दोनों की औकात नहीं थी हमारी पार्टी में आने की। आ गई भिखारी जैसा मुंह लेकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। भाभी, हम भी कोई सड़क पर भीख नहीं मांगते हैं, आराम से गांव में अपनी मेहनत करके कमाते हैं, आपसे पैसे मांगने नहीं आते। बात को बढ़ते हुए देखकर सुनील माहौल को ठीक करते हुए बोला, अरे सुमन, तुम फालतू में ही गुस्सा करके हमारा इतना कीमती दिन बर्बाद कर रही हो। सबने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, पर मेरे गिफ्ट के बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं। अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारा सरप्राइज बाहर है। जैसे तैसे सुनील ने पार्टी के माहौल को ठंडा करते हुए कहा और सुमन की आंखें बंद करके उसे बाहर ले आया। बाहर एक लंबी सी कार खड़ी थी। कार की चाबी सुमन के हाथ में थमाते हुए सुनील बोला, आंखें खोलकर देखो सुमन, तुम्हारे लिए मैंने क्या गिफ्ट लिया है। कार को देखकर सुमन चहक उठी और सुनील के गले से लगते हुए बोली, थैंक यू, जो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट दिया। पूरी पार्टी में ममता जी और रेखा एक कोने में कुर्सी पर बैठी रही। ना तो उनका पार्टी को एंजॉय करने का मन किया और ना ही कुछ खाने पीने का। अपने भैया के बदलते हुए रूप को देखकर रेखा को बहुत बुरा लग रहा था। माँ से बोली, माँ, ये वही भाई है जो नौकरी लगने से पहले मुझे और आपसे कहा करता था कि माँ, आपने पूरी ज़िंदगी बहुत काम किया है, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा। पूरी ज़िंदगी आपने इतने कष्ट झेले हैं, लेकिन आपका बेटा आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। कष्टों को दूर करने की बात तो बहुत दूर है माँ। भाभी इतना अपमान करती रही, पर फिर भी भैया कुछ नहीं बोल पाए। शादी से पहले भैया ने मुझसे भी कितने सारे वादे किए थे कि तुझे जितनी भी पढ़ाई करनी है दिल खोलकर करना। मुझे तो माँ ने बड़े कठिनाइयों के हालातों में पढ़ाया था, लेकिन तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया की शादी के बाद जब हमने भैया से मेरी फीस के लिए पैसे मांगे तो भैया ने मना तो नहीं किया, लेकिन पैसे भी नहीं भेजे। किस तरह से हम एक एक पैसा जोड़कर मेरी फीस भर रहे हैं ये तो हम दोनों ही जानते हैं। राम सिंह मामा को भी सुनील पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पार्टी का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अभी शांत थे। सभी के जाने के बाद उन्होंने सुनील को ममता जी के पास बुलाया और कहने लगा कि सुनील, सुमन ने तुम्हारी माँ का सबके सामने इतना अपमान किया, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि सुमन को तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए? तभी सुनील बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं सबके सामने सुमन से कुछ नहीं कह सका और कभी नहीं कह सकता। अगर मैं सुमन को उसके मायके वालों के सामने कुछ भी कहता तो कल को हमारे घर गृहस्थी की ज़िंदगी में कलह शुरू हो जाती। पता नहीं इस बात के लिए सुमन मुझसे कितना झगड़ती, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, पर बुरा तो मुझे भी लगा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो। सुनील की बात सुनकर रेखा बोली, भैया, ऐसी भी आपकी क्या मजबूरी है जो आप भाभी से कुछ भी नहीं कर सकते। माना कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके माता पिता से कुछ भी कहेगी। अपने पेरेंट्स के लिए भी तो वो हमेशा आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करती है, लेकिन आपके पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देती। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है क्या? इस तरह से आप कभी उनके माता पिता से बात कर सकते हैं क्या?
जिस तरह से भाभी आपकी माँ से बात करती है। रेखा की बात सुनकर सुनील शांत रह गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ओहो भैया, अब समझ में आया। लगता है भाभी ने ही मुझे और माँ को पार्टी में बुलाने से मना किया था, इसीलिए आपने फ़ोन नहीं किया। वो तो मामा जी के जिद करने पर हम दोनों आ गए, वरना नहीं आती। माँ, तुम रेखा को समझाओ ना, वो मेरी बात को समझने की कोशिश करे। मैं सुमन से कुछ नहीं कह सकता। ये बात आपको भी पता है कि मुझे नौकरी सुमन के पिताजी की वजह से मिली है। उन्होंने ही मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। मैं सुमन के पिताजी के एहसानों तले दबा हुआ हूँ। अगर कुछ भी कहता हूँ तो सुमन नाराज़ हो जाती है और अब मुझे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो वो मुझे जॉब से निकलवा देगी। वाह भैया, आप भाभी के पिताजी के एहसानों तले दबे हुए हो क्योंकि उन्होंने आपकी नौकरी लगवाई है। लेकिन माँ ने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया ना होता तो क्या आपकी नौकरी लगती। कितने अरमानों के साथ एक एक पैसा जोड़कर माँ ने आपको पढ़ाया है, तभी जाकर आप डिग्री कर पाए हो और तभी नौकरी मिली है। क्या बिना डिग्री के कोई नौकरी लगवा देता। पर माँ का तो आपने कभी ऐसा नहीं माना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपनी माँ को हमेशा सम्मान दूंगी और कभी उनका अपमान नहीं होने दूंगी। माँ, अब हम भाई भाभी के घर में नहीं रह सकते, जहाँ पर भाई अपने घर में पूरे हक के साथ अपनी माँ को नहीं रख सकता, वहाँ हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। राम सिंह मामा को भी गुस्सा आ गया। वो बोले, तुम दोनों मेरे साथ घर चलो, इधर रुकने की ज़रूरत नहीं है। सुनील इसीलिए माँ और बहन को नहीं रोक पाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस घर में उसकी माँ और बहन का और अपमान हो, कि सुमन अपने मायके वालों के साथ ही व्यस्त रहेगी, उसकी माँ और बहन को पूछेगी भी नहीं। और मैं भी अगर अपनी माँ बहन के साथ ज़्यादा देर तक रुका तो उसे ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी सुमन वहाँ आ गई और बोली, तुम इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? घर में कितने सारे काम हैं। उधर मेरे पिताजी अपने कमरे में पानी मांग रहे हैं, उनके सोने का समय हो गया है और तुम इधर फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। सुनील तुरंत सुमन के पिताजी को पानी देने चला गया, जिसे देखकर ममता जी, राम सिंह जी और रेखा तीनों ही दंग रह गई। रेखा सोचने लगी कि भाभी अपने माता पिता की भाई से कितनी आवभगत करवाती है, लेकिन भाई की माँ का सबके सामने अपमान करती है और भाई कुछ भी नहीं कर पाते। ममता जी का हाथ पकड़कर रेखा मामा के घर चली गई। 4 दिन बाद सुनील सुमन से बोला कि सुमन, माँ 4 दिनों से मामा जी के घर पर है, 2 दिन के लिए हम अपने पास बुला लेते हैं, नहीं तो माँ क्या सोचेगी कि बेटे बहू ने हमें पूछा तक नहीं। गुस्से से सुमन बोली, सुनील, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारी माँ और बहन को खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तुम्हारी माँ है, तुम ही संभालो। तो सुनील ने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपने पास आने के लिए कहा तो ममता जी बोली, नहीं बेटा, हम आएंगे तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा, हम इधर ही ठीक हैं, 1-2 दिन में गांव चली जाएंगी। तो सुनील बोला, नहीं माँ, बस 2 दिन के लिए आ जाओ, सुमन कुछ नहीं कहेगी, अब वो शांत हो गई है। रेखा ने भी बहुत मना किया, लेकिन ममता जी बेटे के मुँह में अंधी थी, इसीलिए खुद को रोक ना पाई और रेखा को लेकर सुनील के घर पहुंच गई। माँ और बहन को देखते ही सुनील चाय बनाने के लिए रसोई में जाने लगा तो रेखा बोली, भैया रहने दो, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि भैया भाभी के डर से ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो दिल के बुरे नहीं हैं। तीनों लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी रेखा बोली, भैया मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन माँ इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती जिससे मैं अपनी फीस भर सकूं। आपने कहा था कि नौकरी लगने के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा आप उठाएंगे, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है,
प्लीज भैया, आप कुछ पैसों से मदद कर दिया करो। रेखा धीरे बोल, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो अभी घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी। तभी कमरे से सुमन ने ये सारी बातें सुन ली और दनदनाती हुई कमरे से बाहर आकर बोली, आ गई तुम्हारी माँ और बहन भीख मांगने के लिए। अरे कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाओ, बहुत पैसे मिल जाएंगे। यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। तो सुनील हिम्मत करके सुमन से बोला, सुमन, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकती हो। सुनील, ये तुम अपनी माँ बहन के सामने मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? अभी अपने डैडी को फ़ोन करती हूँ, मुझे इधर से लेकर जाए। और ध्यान रखना, मेरे डैडी को तुम्हें नौकरी से निकलवाने में एक दिन भी नहीं लगेगा। फिर देखती हूँ कैसे करते हो अपनी माँ और बहन की मदद। बेचारा सुनील सुमन की बात सुनकर चुपचाप बैठ गया। रेखा मन में सोचती रही कि अब समझ में आया कि भैया भाभी से इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि भाभी उन्हें हमेशा मायके जाने की और नौकरी से निकलवाने की धमकी जो देती रहती है। माँ, तुम लोग मामा के घर चली जाओ, मैं बाद में आकर मिलता हूँ। सुनील इतना कहकर सुमन को मनाने अंदर कमरे में चला गया। जैसे तैसे करके अपनी पत्नी सुमन को शांत कराया और दूसरे दिन चुपके से मामा के घर चला गया। वहाँ जाकर सुनील अपनी बहन से बोला कि वो चोरी छुपे कुछ पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए भेजता रहेगा, लेकिन ये बात तुम कभी तुम्हारी भाभी के सामने मत कहना। और हाँ, मैं ज़्यादा पैसे नहीं भेज पाऊँगा, क्योंकि मेरी सैलरी तुम्हारी भाभी अपने हाथों में ही लेती है। कुछ पैसे मेरे खर्चे के लिए देती है, उन्हीं में से कुछ पैसे मैं तुम्हें भेजता रहूँगा। रेखा कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन पता नहीं सुमन को कैसे पता चल गया कि सुनील अपनी माँ बहन के पास पैसे भेजता है। उसने सुनील के साथ अच्छा खासा झगड़ा कर लिया, जिस वजह से सुनील ने अपनी माँ बहन के पास पैसे भेजने बंद कर दिए। फीस की व्यवस्था न होने के कारण रेखा की आगे की पढ़ाई ना हो पाई। थोड़ी दिन माँ बेटी बहुत टेंशन में रही। फिर रेखा सोचने लगी कि मुझे सिलाई आती है, क्यों ना थोड़ी बहुत सिलाई करके कुछ पैसे कमा लूँ, ताकि घर खर्चा आराम से निकल जाए। उसने अपने घर पर ही सिलाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। आसपास के सभी लोग रेखा से ही कपड़े सिलवाने लगे, तो रेखा को भी आगे बढ़ने की और हिम्मत मिल गई और वो रात दिन सिलाई में ही लगी रहती। अब वो सिलाई से ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। तो एक दिन उसके मामा ने कहा, रेखा, तुम ममता जीजी को लेकर यहीं शहर में आ जाओ, शहर में तेरा सिलाई का काम बहुत अच्छा चलेगा। तो रेखा को भी ये बात सही लगी और वो अपनी माँ ममता जी को लेकर शहर में ही रहने लगी और वहाँ एक छोटी सी सिलाई की दुकान कर ली। धीरे धीरे रेखा पूरे शहर में फेमस होती चली गई। इतने सारे ऑर्डर उसे मिलने लगे कि उसने 2 लड़कियों को अपने साथ रख लिया। अब रेखा और ममता जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आज रेखा इतने बड़े शहर में बहुत बड़े शोरूम की मालकिन बन गई थी, जहाँ पर अब उसके शोरूम में बाकी लोग काम करते थे और वो सिर्फ डिज़ाइन तैयार करती थी। इधर दूसरी तरफ रेखा की भाभी सुमन अपने छोटे भाई की शादी के लिए मायके आई हुई थी और सुनील कुछ दिनों के लिए कंपनी की तरफ से बाहर गया हुआ था। तभी एक दिन सुमन के मायके में उसकी माँ ने कहा, सुमन, हमारे शहर में ममता कलेक्शन नाम से एक बहुत ही बड़ा शोरूम खुला है, उसमें बहुत ही डिजाइनर कपड़े मिलते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी सविता आंटी बता रही थी, अभी कुछ दिन पहले उसकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने अपनी पूरी शॉपिंग वहीं से की थी। अच्छा चलो ठीक है माँ, आज हम भी वहीं शॉपिंग करने चलते हैं, कहकर दोनों माँ बेटी तैयार होकर ममता कलेक्शन शोरूम में चली गई। जैसे ही सुमन अपनी माँ के साथ शोरूम के बाहर पहुँची तो शोरूम को देखकर सुमन की आँखें फटी की फटी रह गई। माँ, ये शोरूम तो देखने में ही बड़ा शानदार लग रहा है, अब तो हमें
कई अलग अलग दुकानों पर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी शोरूम में आया करेंगे, एक ही जगह सबके कपड़े मिल जाएंगे। बोलते हुए सुमन अपनी माँ के साथ शोरूम के अंदर चली गई। सामने इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखकर सुमन ने काउंटर की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधी लहंगे देखने के लिए आगे बढ़ गई। शॉपिंग करके जैसे ही सुमन बिल पे करने के लिए काउंटर पर आई तो सामने ममता जी को बैठे देखकर कहने लगी, ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या खरीदने आई है? तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि इतने बड़े शोरूम में एक साड़ी भी खरीद सके। तभी ममता जी एक कड़क आवाज़ में बोली, बहू, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम कुछ भी बोलोगी और हम सुनते रहेंगे। ये मेरा शोरूम है। इतना सुनते ही सुमन हंस पड़ी और कहने लगी, बुढ़िया, क्यों झूठ बोल रही है? इतने बड़े शोरूम की खुद को मालकिन बता रही है। लगता है इधर सेल्समैन की नौकरी या स्टाफ में काम करती होगी। थक गई होगी तो इधर आकर बैठ गई। तभी ममता जी सुमन से बोली, बहू, ये शोरूम मेरा और मेरी बेटी का है और तुम मेरे ही शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुमने अंदर आते समय शायद इस शोरूम का नाम नहीं पढ़ा, इसीलिए बाहर जाकर एक बार इस शोरूम का नाम पढ़ लो। इस शोरूम का नाम ममता कलेक्शन है और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मेरा ही नाम ममता है। ये सुनकर तो सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं। कुछ समय के लिए वो भूत बनकर खड़ी रही। मैं ये क्या देख रही हूँ? इतना बड़ा शोरूम इन दोनों ने कब खोल लिया? कहाँ से आया इतना पैसा इनके पास? रेखा के चेहरे का सारा रंग उतर गया। इतनी खुशी से वो भाई की शादी की शॉपिंग करने आई थी, लेकिन अपनी सास और ननद को शोरूम की मालकिन देखकर उसकी सारी खुशियाँ छूमंतर हो गई। बड़बड़ाती हुई सुमन अपने घर वापस आ गई। अगले दिन सुनील का फ़ोन आया तो सुमन सुनील पर भड़कते हुए बोली कि 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है और तुम अभी तक नहीं आई हो। अगर टाइम से नहीं आई तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुमन की धमकियों से सुनील भी तंग आ चुका था, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आ रहा हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर लो। पूरी जिंदगी तुम्हारी धमकियाँ सुनता रहा, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। तुम नौकरी से निकालने की धमकी देती थी, मैं खुद इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी जहाँ मुझे बात बात पर धमकी सुननी पड़े। मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब तुम्हारे एहसानों तले नहीं दबूंगा। इतना कहकर सुनील ने फ़ोन रख दिया और सच में सुनील सुमन के भाई की शादी में नहीं आया, जिसे देखकर सुमन बहुत गुस्सा हो गई। घर आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ। शादी हो जाने के बाद सुमन जब ससुराल गई तो सुनील भी घर आया हुआ था। सुमन ने सुनील से बहुत झगड़ा किया, लेकिन सुनील अब उसकी एक नहीं सुनता और एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करने लगा। छोटी नौकरी से सुमन की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो अपने मायके में माता पिता से पैसे मांगने लगी। माता पिता भी बिना कुछ कहे उसे पैसे देते रहे। ये सब भी सुनील को पसंद नहीं आता, लेकिन सुमन को तो फिजूल खर्ची करने की पहले से ही आदत थी, तो थोड़े से पैसे से उसका गुजारा कैसे होता। बात बात पर वो मायके से पैसे मांगने लगी। एक बार सुमन के मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा करने जा रहे थे और बस खाई में गिर गई, जिसकी वजह से वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही सुमन अंदर तक हिल गई, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। कुछ समय बाद सुमन मायके गई, लेकिन इस बार उसके मायके का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अब घर की बागडोर उसके भाई भाभी के हाथों में आ गई थी। सुमन ने अपने भाई से 20,000 रुपये मांगे, लेकिन भाई भाभी दोनों ने ही पैसे देने से इनकार कर दिया और कहने लगे, सुमन, जब तक मम्मी पापा थे तुमने उनका बहुत फ़ायदा उठाया और हम कुछ कह भी नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे अपने भी खर्चे हैं। भाई भाभी के बदले हुए रूप को देखकर सुमन चकित रह गई। घर जाकर सुमन
सुनील से अपने भाई भाभी की शिकायत करते हुए बोली कि मेरे भाई भाभी बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तो सुनील बोला, अगर तुम्हारे भाई भाभी बुरे हैं तो तुम कौन सा अच्छी हो? तुमने भी तो मेरी बहन को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देने दिए थे, बल्कि भीख मांगे कहकर उन्हें घर से निकाल दिया था। कभी अपनी मर्जी से मैं उन्हें अपने घर में रख भी नहीं पाया। फिर आज जब तुम्हें भगवान उसकी सज़ा दे रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम यही डिजर्व करती हो। तुमने मेरी माँ और बहन का बहुत अपमान किया है, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। सुमन आज वो सारी पुरानी बातें याद कर रही थी जो उसने अपनी सास और ननद से कही थी, और कहीं ना कहीं आज उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब क्या कर सकती थी। दूसरे दिन सुमन सुनील से बोली, तुझे पता है सुनील, तुम्हारी माँ और बहन का इस शहर में बहुत बड़ा शोरूम खुला है। हमारे पास पैसों की कितनी तंगी है, क्यों ना तुम्हारी माँ के पास चलें और उनसे मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनकर सुनील बहुत खुश हुआ कि चलो, उसकी बहन ने इतनी तरक्की कर ली, उसे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन वो ममता कलेक्शन पहुंच गया। सुनील को देखकर रेखा बहुत खुश हुई। तभी सुनील भी खुश होते हुए बोला, रेखा, तूने तो बड़ी तरक्की कर ली, इतना बड़ा शोरूम खोल लिया। हाँ भैया, लेकिन मेरी तरक्की में आपका भी साथ है। वो कैसे रेखा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भैया, आप जो थोड़े बहुत पैसे मुझे पढ़ाई के लिए भेजते थे, उससे मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्हीं पैसों से मैंने सिलाई मशीन खरीद ली थी और धीरे धीरे मैं अपने काम को बढ़ाती गई, तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तभी ममता जी भी उधर आ गई और बेटे को सामने देखकर बहुत खुश हो गई। तभी उनकी बहू सुमन ममता जी के पास आई और बोली, माँ जी, हम बहुत परेशान हैं। मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनील की भी नौकरी छूट गई है। एक छोटी सी नौकरी करता है, जिससे हम दोनों के खाने पीने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब आपके पास इतना सारा पैसा है और आपके बेटे बहू इतने परेशान हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने बेटे बहू की मदद करनी चाहिए? और फिर हम आपके बच्चे हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? भाभी की बात सुनकर रेखा बोली, पैसे देखे नहीं कि भीख मांगने वाले पहले आ गए। ये कोई पैसे बांटने की जगह नहीं है जहां हम तुम्हें पैसे बांट दें। ये मेरा शोरूम है, निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुमने जैसा किया था, ये उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। पास में खड़ा हुआ सुनील भी बड़ा उदास था। बेटे के उदास चेहरे को देखकर ममता जी का दिल पिघल गया और वो रेखा से बोली, बेटी, तुम भाभी को छोड़ दो। अपने भाई का चेहरा देख उसने तो हमेशा भला ही चाहा था। तभी सुनील बोला, नहीं माँ, आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगी। आज हमारी जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सिर्फ सुमन की वजह से हैं। जब हमारे पास पैसा था तब क्या सुमन ने मुझे आप लोगों की मदद करने दी थी? नहीं ना। आप लोग अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँची हैं। हमेशा इसने आप लोगों का अपमान किया है। अपने कर्मों का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। आज हमारी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसी में इसे एडजस्ट करना होगा। यही सुमन की सज़ा है। चलो सुमन, अब हम घर चलते हैं, कहकर सुनील उसे घर ले आया। सुनील के बदले हुए रूप को देखकर सुमन भी धीरे धीरे उसी माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, जब लोगों के पास पैसे हो जाते हैं तो वो एक अलग ही घमंड में जीने लगते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि आज वो जिसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं, कल उसके पास उससे दुगने पैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत के पलटते देर नहीं लगती। सही कहा है किसी ने कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज सुमन के साथ भी वही हुआ। उसने अपनी सास और ननद को भिखारिन कहकर घर से निकाला था, लेकिन आज उसकी सास और ननद तो बड़े शोरूम की मालकिन थी और वो खुद एक गरीबी की लाइन में खड़ी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।